आज दिल्ली असेंबली में जोरदार हंगामा बरपा हुआ। आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली फसाद बीजेपी की एक सोची समझी साजिश थी और दिल्ली फसाद के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। यही वजह है कि फसाद भड़काने वाले बीजेपी के लीडरान आराम से बाहर घूम रहे हैं। आप बैठेंगे। भाजपा ने कराया, भाजपा ने फसाद। कपिल मिश्रा आज तक जेल में नहीं गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रागिनी तिवारी आज तक बाहर घूम रही है, अनुराग ठाकुर आज तक बाहर घूम रहा है, परवेश वर्मा आज तक बाहर घूम रहा है। इन लोगों ने कपिल मिश्रा को बचाने का काम किया। कपिल मिश्रा मौजूद था उस वक्त में जब फसाद हुआ। कपिल मिश्रा के खिलाफ इन्होंने FIR तक नहीं की। आज तक उस आदमी से इन्होंने पूछताछ तक नहीं की। आज तक उस आदमी से इन्होंने पूछताछ नहीं की। मैं कुछ कह रहा हूँ, बेकसूर थे वो सारे जेलों के अंदर। अमानतुल्लाह जी, ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। आप बताएं क्या CAA NRC वालों का क्या कसूर था? इन्होंने उनके अंदर UAPA लगा करके जेल भेजा। ये लोग जिन लोगों ने कत्लेआम किया आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या UAPA सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या UAPA जो CAA और NRC के दंगा, CAA और NRC के नाम पर उन लोगों को जेल भेजने का काम किया इन्होंने? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक कानून है उसके खिलाफ, अगर उनको लगता था कि वो कानून। गोरखपुर में वाक़े दरगाह मुबारक खान शहीद के मुंतज़मीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह मुबारक खान शहीद के किसी भी हिस्से को मिसमार करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस भी जारी किया है। पूरा मामला क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। गोरखपुर की दरगाह मुबारक खान शहीद उस वक्त सुर्खियों में आई जब गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला दरगाह के कुछ हिस्से को मुनहदिम करने के लिए पहुंचा। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने दरगाह के एक हिस्से को मिसमार करने से मुताल्लिक स्टे की अर्जी को खारिज कर दिया। दरगाह के मुंतज़मीन ने फौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर ये आई कि दरगाह की इमारत के कुछ हिस्से की इनेदामी कार्रवाई पर अदालत उज़्मा ने रोक लगा दी। दरगाह कमेटी की जानिब से अदालत के फैसले का खैर मकदम किया गया है। दरगाह की जमीन को GDA द्वारा अवैध बता करके तोड़ा गया। यहाँ की रेलिंग को, यहाँ की स्टेज को, यहाँ की दुकानों को अवैध बता करके तोड़ा गया। जबकि मेरे पास सन 1963 की दरगाह के फेवर में डिग्री है। मैं यहाँ के तमाम आला अधिकारियों को ये डिग्री दिखाता रह गया, लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। इसके बाद मजबूरन मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, जहाँ से हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया। उसके बाद उसमें तारीख लगती है, उस तारीख में हमारा स्टे खारिज हो जाता है, ना कि हमारी सन 63 की डिग्री खारिज होती है। उसके बाद मुझको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जहां से सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ है। मैं तमाम अदालत सुप्रीम कोर्ट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। दरगाह के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकील का कहना है कि GDA के अफसरों ने दरगाह की इमारत के कुछ हिस्से को मुनहदिम करने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया था और वो वाजिब थे कि निज़ामी कार्रवाई होकर रहेगी क्योंकि उन्हें ये हुक्म दिया गया है। हालांकि दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान के पास दरगाह की जमीन से मुताल्लिक सभी कागजात मौजूद हैं। वहीं इस मामले के एक और वकील शारिक अहमद बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इमरजेंसी में पहुंचा क्योंकि जिला इंतजामिया अगले दिन ही इन्हदामी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत दी। जिला प्रशासन में जो अधिकारी आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और SDM साहब, उनका ये कहना है कि हम कोई मेरिट का नहीं देखेंगे, GDA का आर्डर है, उसका अनुपालन कराने के लिए हमें भेजा गया है। हम इसको जो है जो भी निर्माण है उसको तोड़ेंगे। जबकि ये गलत जो है तरीके से एक एंट्री हो गई है कि ये ज़मीन जो है दरगाह की रही है। कोई किसी की थी ज़मीन, उसने दरगाह को दे दिया था कि यहाँ मेले वगैरह होते हैं तो दरगाह में लोग आते हैं ज़्यादा लोग, और ईदगाह है, नमाज होती है, तो इस वजह से वो दे दिया कि यहाँ के लोगों को तकलीफ ना हो। तो 1916 का जो बंदोबस्त है अंग्रेजी शासन का, उसमें ये ज़मीन जिसकी है वो 6 का काश्तकार है, जो सबसे मजबूत काश्तकार होता है, उसको बेदखल नहीं किया जाता। एक वो है कि सरकार का अपना इंटरप्रिटेशन है कि इसमें ये अवैध कब्जा है और इस पे दरगाह कमेटी को कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना चाहिए और वो उसके एंटाइटल्ड भी नहीं है, ये ज़मीन उनकी नहीं है। तो उसी को लेकर के सरकार अपने समझ के अनुसार मैं कहूँगा वो इस पर कार्रवाई करना चाहती है। आइए अब आपको बताते हैं इस दरगाह की तारीखी अहमियत के बारे में।
ये वही दरगाह है जहां बैठकर प्रेमचंद ने 1963 में अपना मशहूर अफसाना ईदगाह लिखा था। ये दरगाह तकरीबन 1000 साल पुरानी है। इस दरगाह में हर साल उर्स होता है और हिंदू मुसलमान समेत तमाम फ़िरक़े के अफराद यहाँ अपनी मिन्नतें लेकर आते हैं। इस दरगाह से न सिर्फ फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की शमा रोशन की जाती है, बल्कि ये दरगाह शहर में अमन व अमान की नक़ीब भी है। यहाँ से अमन के पैगाम को आम किया जाता है। दरगाह से मुत्तसिल ईदगाह है जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में ईद और बकरीद की नमाज अदा करते हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया दरगाह के कुछ हिस्से पर इन्हदामी कार्रवाई करना चाहता है, क्योंकि दरगाह से मुत्तसिल प्रेमचंद पार्क गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आता है और अब GDA पार्क की तोसी की स्कीम के तहत दरगाह के इहाते की ज़मीन पर दावा कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब देखना है कि इस मामले का क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अदीब और नॉवलनिगार रहमान अब्बास ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के नाम एक खुला खत जारी करते हुए महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी को जल्द अज जल्द तश्कील देने और अकेडमी में सिर्फ अदब से वाबस्ता अफराद का तकर्रुर करने की अपील की है। रहमान अब्बास ने खत में कहा है कि महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी में अदबी शख्सियात को ही शामिल किया जाए ताकि सेक्युलर इक़दार की तरवीज और दिफा किया जा सके, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब सेक्रेटरी, चेयरमैन और एकेडमी की एग्जीक्यूटिव बॉडी अदब से वाबस्ता लोगों पर मुश्तमिल हो। रहमान अब्बास ने खत में लिखा है कि सियासत से वाबस्ता अफराद जिन्हें अदब की कोई समझ नहीं, ऐसे अफराद की एकेडमी का मेंबर बनने की हौसला शिकनी की जाए। इसके अलावा सख्तगीर मजहबी तंजीमों से वाबस्ता अफराद या अदब में मजहबी या मसलकी नज़रियात को फ़रोग़ देने वाले अफराद को एकेडमी में हरगिज़ शामिल न किया जाए। रहमान अब्बास ने वज़ीर आला महाराष्ट्र से रियासती उर्दू साहित्य अकेडमी को जल्द अज जल्द तश्कील देने का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी एक ज़माने से इनएक्टिव है। हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लिटरेचर की अकेडमी को जल्द अज जल्द एक्टिव किया जाए, क्योंकि रियासत के पोएट्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स जिनका काम यहाँ पर अप्रिशिएट होता है, उनको सराहा जाता है, वो इंतजार कर रहे हैं कि आप कब उनका हक उनको वापस करते हैं और उनको देते हैं। लेकिन एकेडमी उसी वक्त सही तरीके से काम करती है जब उसके मेंबर्स और चेयरमैन और सेक्रेटरी ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिनका पैशन, जिनका लव, जिनकी मोहब्बत साहित्य है। अगर हम छोटे मोटे मुफादात को देखते हुए पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोगों को लाकर वहां रख देते हैं तो वो डस्टबिन हो जाती है, वो साहित्य के काम के काबिल एकेडमी की मेंबर बॉडी नहीं होती है। इसलिए हमारी गुजारिश है कंसर्न मिनिस्ट्री से कि वो लिटरेचर से जुड़े हुए लोगों को लाए ताकि लिटरेचर का काम सही वैल्यूज के साथ, लिटरेचर के सही इक़दार के साथ वो हमारे स्टेट में प्रमोट। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी जामा मस्जिद मुंबई और सुन्नी रुयते हिलाल कमेटी मुंबई ने बरोज़ इतवार बतारीख 14 मार्च बमुताबिक 29 रजब 1442 हिजरी को गुरूब आफ्ताब के बाद माह शाबान का चांद देखने की अपील की है। दोनों ही कमेटियों ने लोगों से चांद नजर आने पर इतला देने की दरख्वास्त की है। मस्जिदों को सिर्फ नमाजों तक महदूद न रखा जाए, बल्कि मस्जिद को तालीमी, समाजी और फलाही सरगर्मियों का मरकज बनाया जाए। बेंगलुरु में मस्जिद नूर के इफ्तिताह के मौके पर उलमाए किराम ने इन ख्यालात का इजहार किया है। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सकीर अहमद रशादी ने मस्जिद की नई इमारत का इफ्तिताह किया। शहर के नूर नगर में वाक़ पुरानी मस्जिद को शहीद करते हुए नई मस्जिद तामीर की गई। इफ्तिताही तकरीब में हिंदू भाइयों को भी मदऊ किया गया था। अमीर शरीयत मौलाना सकीर अहमद रशादी ने कहा कि मस्जिद से पूरे इलाके को फैज़ हासिल होना चाहिए। मौलाना सकीर अहमद रशादी, अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना मकसूद इमरान भी इस तकरीब में शामिल रहे। अल्लाह ताला इस मस्जिद के ज़रिए अपने बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। आमीन। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद के अतराफ़ रहने वालों और पूरे मोहल्ले वाले, इनके पूरे शहर को खूब फ़ायदा पहुँचाए। मस्जिद को सिर्फ नमाज़ पढ़ने की हद तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि यहाँ तालीम का पूरा इंतज़ाम हो, तालीम बालिगान का इंतज़ाम हो, लड़कियों की तालीम का इंतज़ाम हो
ताकि ये मस्जिद भी मस्जिद नबवी की एक झलक बन जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, उस मस्जिद में तमाम काम अंजाम दिए जाते थे। ये नहीं कि सिर्फ नमाज के लिए दरवाज़ा खुले और फिर बंद हो जाए। उसी के साथ साथ ज़रूरत थी यहाँ पर कि एक मस्जिद ऐसी शानदार तामीर हो, जबकि मस्जिद अक्सा भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है, लेकिन रोड के इस पार होने की वजह से यहाँ पर बेहतरीन मस्जिद की ज़रूरत थी। तो हमारे जो शयूख थे मदीने के, उनकी तरफ से मंजूरी मिल ही रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग दुबई के लोग अबू सालेह साहब की तरफ से और सादिक साहब की निगरानी में माशाअल्लाह ये मस्जिद बहुत बेहतरीन बन गई। इधर हम सभी हिंदू मुसलमान भाई लोग सभी भाई भाई जैसे बहुत अच्छे रहते हैं। और बहुत पुराना जो भी मस्जिद था उनको गिरा के नया वाला बहुत अच्छे से यहाँ का मस्जिद वाले जो भी इधर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था वो सभी बहुत अच्छा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली असेंबली में दिल्ली फसाद से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई है। माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के सदर अमानतुल्लाह खान ने रिपोर्ट पेश की है। नाज़रीन, आपको बता दें कि महरूकीन के वर्सा को 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया है। इस फसाद में हिंदू मुसलमान दोनों ही तरफ से, दोनों ही तबकों से लोग मारे गए थे। दिल्ली असेंबली में दिल्ली फसाद से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। आपको बताते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के सदर अमानतुल्लाह खान ने ये रिपोर्ट पेश की है। महलूकीन के वर्सा को 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया है, वहीं जख्मियों को भी मुआवजा दिया गया है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, दिल्ली फसाद के हवाले से अमानतुल्लाह खान ने रिपोर्ट पेश की गई है, क्या कुछ लिखा है इस रिपोर्ट में? देखिए, ये वो सर्वे रिपोर्ट है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत बहुत सारे कर्मचारी इस पर लगाए गए थे। दिल्ली विधानसभा की माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी है, उसके 4 मेंबर 4 MLA लगाए गए थे। उसमें अब्दुल रहमान है, हाजी यूनुस हैं और अमानतुल्लाह खान है और दूसरे लोग शामिल हैं। तो ये तमाम लोग थे, मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे। तो ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली में 53 नहीं बल्कि 54 लोग मारे गए थे। और ये बात अमानतुल्लाह खान ने, जो कमेटी के चेयरमैन थे, वो खुल के उन्होंने विधानसभा में भी कही। और अब तक 27 करोड़ 19 लाख रुपए के करीब मुआवजा जो है वो ये रकम जो है वो दी गई है। 54 लोगों को मुआवजा दिया गया है। 244 लोग इस पूरे फसाद में जख्मी हुए थे, उनको दिया गया है। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने ये भी विधानसभा में ये भी इल्जाम लगाया कि अब तक जो फसाद हुए हैं, चाहे बॉम्बे में हुआ हो, चाहे फिर गुजरात में हुआ हो, वहां पर किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। और यही वजह थी कि आज उनको पार्टी की तरफ से जो स्पीकर है राम निवास गोयल, उन्होंने रोका, कहा कि आप जो है ये रिपोर्ट अहम है और इसी पर बोलिए। तो ये रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में आई है। बहुत सारी सिफारिशें भी इस रिपोर्ट में की गई हैं, तो वो भी हम अपने नाजरीन के सामने जरूर लाना चाहेंगे जी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में 1100 से ज्यादा जो प्रॉपर्टी थी, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, उनका नुकसान हुआ था। और इसी के साथ 700 से ज्यादा जो रिहायशी प्रॉपर्टी थी, उनका नुकसान हुआ था। इन तमाम लोगों को मुआवजा दिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात और भी कही गई कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR की कॉपी माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी को नहीं दी है, क्योंकि 5 FIR ऐसी पाई गई थी जिनका कंटेंट एक था। तो उस कंटेंट की वजह से लगातार ये FIR मांगी जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक FIR की कॉपी ये कहते हुए नहीं दी है, क्योंकि मामला सेंसिटिव है, इसलिए ये नहीं दी जा सकती। तो ये रिपोर्ट अभी टेबल हुई है और इसको डिटेल में हम अपने नाज़रीन के सामने जरूर लाएंगे। मतलब बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया तमाम पर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज हो चुका है। लॉकडाउन के पहले दिन जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने शहर के बाजारों में दुकानदारों से मुलाकातें करके हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर हर दुकानदार ने कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है या नहीं, ये देखा गया। दुकानदारों को कोरोना वैक्सीन लगाने की हिदायतें की गई और उन्हें गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की गई। लॉकडाउन के पहले रोज औरंगाबाद शहर के हफ्तावारी बाजार, तालीमी इदारे और तमाम तकरीबात मनसूख रही।
जादव मंडी को मशरूत इजाजत दी गई थी, लेकिन वहां भी पूरी तरह सन्नाटा तारी रहा। म्युनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि बैरून शहर से आने वाले अफराद को कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी है। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज बेसिकली जे मॅक्सिमम रोगी भेटत आहेत पेशंट ते शहरातले मिळतात, म्हणून शहरातली जी व्यवस्था आहे, व्यापार व्यवस्था असेल, दुकानांची व्यवस्था असेल, रिक्षांची व्यवस्था असेल, वाहतूक व्यवस्था असेल, याला शिस्त लावण्यासाठी माननीय पोलीस आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त आणि मी जिल्हाधिकारी, माझे जवळजवळ 10 टीम आमच्या आहेत, सगळ्यांच्या मिळून वेगवेगळ्या भागामध्ये त्या काम करत आहेत। या माध्यमातून नागरिकांमध्ये जाणीव जागृती करण्याचा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। बेसिक त्रिसूत्री कार्यक्रम आहे आपला की मास्क लावा, सोशल डिस्टन्सिंग आणि गर्दीच्या स्थान टाळा। 3 नियमांचे पालन आम्ही नागरिक लोक करतील हे आम्ही अपेक्षा ठेवत आहे आणि त्याच्याबाबत त्यांचे वारंवार आम्ही प्रबोधन करत आहे। आता बाहेरून जे लोक शहरामध्ये येत आहेत त्यांना हे ॲडवाईस करण्यात येत आहे, सूचना देण्यात येत आहे की शहरामध्ये आल्यानंतर इमिडिएटली आपण आपला कोविड टेस्ट करून घ्यावे। अदरवाईज जेव्हा आम्हाला हे माहिती भेटली की तुम्ही बाहेरून आलेले आहे आणि तुम्ही कोरोनाचे प्रसारक बनलेले आहे शहरामध्ये, देन आम्ही मजलिस इकबाल के ज़ेर एहतमाम भोपाल के शायर मोहम्मद सनाउल्लाह सालिक भोपाली के शेरी मजमूए का इजरा किया गया। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा तकरीब में भोपाल के शायरों और अदीबों ने शिरकत की और सालिक भोपाली के फ़न व फ़िक्र पर रोशनी डाली। सालिक भोपाली का शेरी मजमुआ उनके इंतकाल की 2 दहाइयाँ गुजर जाने के बाद मंजर-ए-आम पर आया है। सालिक भोपाली ने अपनी शायरी में महबूब की जुल्फ व रुखसार को मौजू नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाकर शायरी की थी। यही वजह है कि ज़माना गुजरने के बाद भी इसकी मानवियत बरकरार है। हमने ये कोशिश की कि जो बहुत सारे अदब के अंदर रखने रह गए हैं और जिनकी वजह से अदब की सही तरक्की सामने नहीं आती है, किसी न किसी तरह उनको सामने लाएं ताकि ये एहसास हो कि क्या क्या चीज़ें थीं, कौन कौन से अदब का पूरा, क्योंकि अदब सिर्फ नामवर शोरा का जिक्र नहीं है तारीख, बल्कि उनका भी जिक्र होता है जो छोटे मोटे हैं, क्योंकि इन छोटे लोगों की फ़िक्र जो है वो बड़े लोगों के पास आती है तो बड़े शायर बन जाते हैं, ये बेचारे वहीं रह जाते हैं। यही सब सोच कर हमने ये फंक्शन किया है। सालिक साहब की शायरी ज़ाहिर है कि जो कुछ भी है उस पर गुफ्तगू यहाँ मुमकिन नहीं है। खुशी इस बात की है कि उनकी औलाद ने उनको याद रखा और उनके मजमूए का शाया कराया। चमन में हर तरह के फूल होते हैं, कुछ की चमनबंदी के लिए ज़रूरी होता है और हर एक ना गुले सरसबद होता है, ना वो होता है कुछ इश्क पेचा की बेलें होती हैं, कुछ वो होता है। तो ये सब चमनबंदी के लिए तो हर जगह मुकामी शायर जो हैं उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन उसको हम किसी आलमी पैमाने पे उनको हमें नहीं देखना है, हमें मुकामी तौर से देखना है कि वो किस। 5 साल पहले पाकिस्तान से भारत पहुंची भारत की बेटी गीता के वालिदैन की तलाश अब ख़त्म होती नजर आ रही है। औरंगाबाद के वालविच में रहने वाली मीना पिंढारे ने गीता की मां होने का दावा किया है। मीना पिंढारे ने मुताबिक गीता उनके पहले शौहर की औलाद है। जब गीता लापता हुई थी तो उसकी उम्र 4 साल थी। वाज़ेह रहे 5 साल पहले इस वक्त की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने गीता को वतन वापस लाया था। इंदौर की आनंद सोसाइटी नामी तंजीम गीता की निगहदाश्त और वालिदैन की तलाश में सरगर्म है। गीता फिलहाल परभनी के आश्रम में मुकीम है। मीना पिंढारे 2 मरतबा परभनी में गीता से मुलाकात कर चुकी है। गीता गूंगी होने के सबब बातचीत से कासिर है। एक बार जिंतूर में मिली, एक बार परभनी में मिली। हम 2 बेटे, वो बड़ी बेटी है ना, वो मैं दो मिल के गए थे मिलने को। कर्नाटक के रायचूर में ईफा फाउंडेशन और इदारे सियासत हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम लड़कों और लड़कियों के रिश्ते के लिए दूबदू मुलाकात प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है। ईफा फाउंडेशन के रुकन जाहिद हुसैन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि दूबदू प्रोग्राम 14 मार्च को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुनक़िद होगा। उन्होंने बताया कि ईफा फाउंडेशन की जानिब से रायचूर ज़िले में 6ठी मरतबा दूबदू प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जबकि कर्नाटक के दीगर अजला में भी ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। जाहिद हुसैन ने रिश्ते के लिए क़ब्ल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराने की सरपरस्तों से अपील की है। में ईफा फाउंडेशन और रोज़नामा सियासत की जानिब से दूबदू प्रोग्राम
दोबारा से शुरू होने जा रहा है। 14 मार्च 2021 को इफ़ा फाउंडेशन की जानिब से बामुकाम इफ़ा फाउंडेशन ऑफिस गौशाला रोड। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत की अपील से मुल्क की मईशत एक अहम मोड़ पर आ गई है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता की बेहतरीन मिसाल है। ऐसी ही कहानियां कॉरपोरेट शोबे से जो समाजी हदफ को पाने में अहम रोल निभा रही हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर डेलाइट ने भारत में अपनी आलमी सतह की मुहिम वर्ल्ड क्लास की शुरुआत की है, जो हिंदुस्तानी ख़वातीन को आत्मनिर्भर बनाने में माऊन साबित होंगी। डेलॉयट ने भारत में वर्ल्ड क्लास नाम की विश्व स्तरीय पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 1 करोड़ महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, कौशल विकास और मौके उपलब्ध करवाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की है। World Class Initiative aims to provide with an opportunity to gain foundational skills, soft skills, and future-ready skill sets, which allows them to emerge as equivalent participants in the workforce. भारत में डेलॉयट की वर्ल्ड क्लास पहल का उद्देश्य भारत की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रभावी समाधान देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट्स, सरकार और गैर लाभकारी संस्थाओं के सहयोग से शिक्षा और कौशल के बीच पड़ी गहरी खाई को मिटाना भी इनके लक्ष्यों में से एक है। Our future initiatives includes launching a global education challenge in collaboration with the World Economic Forum and the Uplift platform. We'll be mentoring a cohort of winners who would be innovators and will shift the needle in the space of education and skill development. डेलॉयट की ये नई पहल स्वाभिमान भारत के लिए सही समय पर सही दिशा में एक अनोखा कदम है। भारत की ऐसी ही कामयाबी की कहानियां देखते रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC की पेशकश स्वाभिमान भारत में। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। MDH बिरयानी